गुड मॉर्निंग। जोहार छत्तीसगढ़। हर हर महादेव। तो आज हम लोग कलचुरी राजवंश के जितने भी राजा हैं उसको पूरा करने वाले हैं। ऑनलाइन वाले भी तैयार हो जाएंगे। रतनपुर के कलचुरी में पहला राजा कौन है? कलिंगराज। उसके बाद कमलराज। उसके बाद रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम। उसके बाद फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय, सेकेंड वर्जन। उसके बाद फिर जगदेव भूषण, रत्नदेव तृतीय और प्रतापमल। याद रखना ये शुरू के 11 राजा, ड्रीम 11 बताया था मैं, ठीक है, 11 राजा। उसके बाद क्या कहते हैं? अंधकार युग। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँचे हैं? लटपट यहाँ तक हो गया है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय तक हो गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में जो टैग लाइन है थोड़ा सा देख लिया है ना। जैसे कि ये जो राजा है, इतने सारे राजा है, तो थोड़ा सा हर राजा के बारे में टैग लाइन याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि जाजलदेव प्रथम को क्या बोलना है आपको, सॉरी शुरू करते हैं रत्नदेव से, या फिर चलो पहले से शुरू करते हैं। कलिंग राज का टैग लाइन क्या रहेगा? वो क्या है? प्रथम शासक और वास्तविक संस्थापक, क्या कह सकते हो। और छत्तीसगढ़ में वो क्या है? छत्तीसगढ़ के आदि पुरुष कलिंग वंश के, ये कलचुरी वंश के, ये उनके लिए टैग लाइन रहेगा इतना। बाकी फिर उनके चीज़ें जितना भी आएगा वो सब तो याद कर लोगे। उसके बाद कलिंग के बाद क्या आता है? कमल। तो कमल के बारे में बस इतना याद रखना कि वो हेल्प किया था। किसमें हेल्प किया था? है ना, अपने त्रिपुरी के राजा भाई कह सकते हो, पारिवारिक भाई गांगेय देव का सहायता किया था। किस लड़ाई में? उत्कल अभियान में या उड़ीसा अभियान में। ये इसका टैग लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया तीसरा रत्नदेव प्रथम। उसका टैग लाइन क्या रहेगा? धार्मिक आदमी, धार्मिक पुरुष, महामाया मंदिर के निर्माण करता और रतनपुर के निर्माण करता है। इतना इसका टैग लाइन रहेगा। बाकी तो दुनिया भर का उसका कहानी जानते हो, है कि नहीं, ये किया वो किया, टैग लाइन याद रखना। उसके बाद फिर आ गया पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम को क्या याद रखोगे? कुछ बताया था इसके बारे में मैंने? कुछ नहीं बताया था। पृथ्वीदेव के बारे में याद रखना, इसके बारे में बोलना। इनको तो अपने परदादा से काफ़ी लगाव था, दादा से काफ़ी लगाव था, दादा परदादा से, और उपाधि से लगाव था। उपाधि और दादा गांव से लगाव था। तो उपाधि में जानते हो इन्होंने सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण किया, प्रचंड कोसलाधिपति उपाधि धारण किया, पंच महाशब्द उपाधि धारण किया, है ना, समाधि गता शेष उपाधि धारण किया। मतलब दुनिया भर की उपाधि धारण कर रहे कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो उपाधि से लगाव और प्लस अपने दादा परदादा। तभी तो आप जानते हो अपने दादा गांव में तुम्माड़ में उन्होंने क्या बनवाया, है ना, पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। और उनके पिताजी रत्नदेव के द्वारा बनाया गया जो बंकेश्वर मंदिर था, वहाँ पर उन्होंने क्या बनवाया? मंडप बनवाया 4 खंभों वाला, जिसको चतुष्शिका कहा जाता है। तो परदादा से लगाव और आप कह सकते हो उपाधि से इनको लगाव था। ये इनका कीवर्ड हो जाएगा। जैसे दिमाग में आएगा नई चीज़ तो चीज़ें उनके साथ वो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अपना पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजलदेव प्रथम। तो इसका टैगलाइन क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पूरे कलचुरी वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसकी उपाधि को याद रखना, गज शार्दुल। और इसके 4 लड़ाई को याद रखना है। मैं कितने लड़ाई? 4 लड़ाई। और वो 4 लड़ाई तुम लोग क्या हो देख लेना, ओके। इसके बाद जाजलदेव प्रथम के बाद कौन आएगा? रत्नदेव द्वितीय। तो 2-4 वाला याद रखना। रत्नदेव द्वितीय क्या था? 36 विधाओं का ज्ञाता, 36 विद्या का जानकार था। मेघनाथ बरवर गायब हुई वाला, तो जैसा बाप वैसा बेटा था। तो कीवर्ड क्या रहेगा? 36 विद्या का ज्ञाता। बाकी ये भी अपने बाप जैसा योद्धा था, तो ये भी इसके 4 लड़ाई मैंने आप लोग बताया था, याद रहा होगा 4 लड़ाई, उसको रिकॉल कर लेना। इसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है रत्नदेव द्वितीय के बाद कौन आ गया? पृथ्वीदेव द्वितीय। अब पृथ्वीदेव द्वितीय बोलने से आपको कीवर्ड क्या लाना है? सबसे ज़्यादा इसका अभिलेख मिला है हमको, कीवर्ड याद करना है, ठीक है। नहीं कि पीएससी एग्जाम में जब जाओगे एग्जाम हॉल में सब खतबद हो जाता है, ऐसा नहीं, पढ़े सब हो लेकिन सब अंते तंते, ऐसा में। तो इसलिए यहाँ रखना रत्नदेव
पृथ्वीदेव द्वितीय का कीवर्ड क्या याद रहेगा? सर्वाधिक अभिलेख, दुनिया भर का अभिलेख, 14 अभिलेख मिला है उसका। लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ अभी? नहीं लिखा हूँ ना। बाद में देखो, मैं बाद में जितने भी राजा हैं ये रतनपुर के, उनका अभिलेख वाला टॉपिक बनाएंगे। राजा का नाम लिखेंगे और उसका अभिलेख लिखते जाएंगे, बन जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि छूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये देखो सर्वाधिक अभिलेख लिखा हो ना, सर्वाधिक अभिलेख 14 अभिलेख, 14 जगह मिला है इनका अभिलेख। तो याद रखना पृथ्वी देवती के बारे में सर्वाधिक अभिलेख। बाकी सेनापति वाला भी बाद में पढ़ लेंगे, इनका सेनापति कौन था। कीवर्ड बस याद रखना, सर्वाधिक अभिलेख, और बहुत सारे निर्माण कार्य करवाया। तो इतनी पहुंचे थे अपन लोग, हो गया ना। अब आते हैं अगले राजा, कौन आएगा बताओ? जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय कौन से नंबर का राजा है जी? ये 8वां ना। शासनकाल कब से कब तक? 1165 से 1168। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचिए आप कि जाजल देव द्वितीय, ऐसा लगता है मानो जाजल देव प्रथम का पुत्र हो, लगता ही नहीं लगता है? जाजल देव प्रथम का पुत्र होगा ऐसा लगता है, पर है नहीं। किसका पुत्र है ये? पृथ्वीदेव द्वितीय का पुत्र है। इनका शासन काल पे थोड़ा गौर करिए, 1165 से 1168, मतलब मात्र 3 साल। 8वें राजा जाजल देव द्वितीय, मात्र 3 साल, 2-3, ठीक है, 2-3, मात्र 3 साल। अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ इनके पूर्वज, कोई इतना कम शासन नहीं किया है। आखिर क्यों ऐसा 3 साल? आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल, थोड़ा सा आएगा कि क्यों 3 साल के? सब लोग 15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल शासन किया, ये क्यों 3 साल किया? कारण तो ध्यान देंगे, कुछ बीमारी वारी हो गया रहा होगा, ठीक है, और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं कि लड़ाई वड़ाई करने गया था या कोई अटैक कर दिया तो मर गया, है ना, आक्रमण कर दिए तो, ऐसा नहीं। इसका मतलब स्वाभाविक मृत्यु हो गई अचानक। ध्यान रखना, स्वाभाविक इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, खास चीज़ जाजल देव द्वितीय के बारे में, मेन चीज़। मुश्किल से 3 साल। अब 3 साल में क्या कराया होगा देख लेते हैं भाई। तो थोड़ा सा एक उपाधि याद कर लो, उपाधि। जाजल देव द्वितीय सबसे कम समय तक शासन करने वाले कलचुरी शासक हैं ये। इनके एक उपाधि मिली थी तुम्माड़ अधिपति, लिख लेना, तुम्माड़ अधिपति। ये इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, या राज्य से भी हुआ तो इनको एक उपाधि दी गई होगी, तुम्माड़ अधिपति। तुम्माड़ क्या है बताओ? क्या है तुम्माड़? कौन सा जिला में आता है? किसने उसको राजधानी बनाया था? हाँ ठीक, सुरते रखना ना, पता चले आर पार सपाट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जाजल देव द्वितीय के बारे में लिखना है। इसके जीवन काल में 3 साल में इन्होंने कुछ मंदिर बनाए जो यादगार हो गया। भले ये 3 ही साल कहना चाहिए शासन किया, लेकिन कुछ मंदिर ऐसा बना दिया जो इसको अमर बना दिया। वो मंदिर आप लोग लिख लेंगे, पातालेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर निर्माण में आप लोग लिख लेना, पातालेश्वर। इसको केदारेश्वर ही बोलते हैं। कौन से भगवान का होगा बताओ तो? देवों के देव महादेव, पातालेश्वर केदारेश्वर महादेव मंदिर। तो जाजल देव द्वितीय पातालेश्वर महादेव मंदिर या फिर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया। और ये मंदिर कहाँ है? तो बिलासपुर जिला में ही आप जाएंगे तो एक तहसील है मस्तूरी, जिसके अंतर्गत आता है मल्हार। मल्हार निडला नदी के किनारे, ध्यान रखना। तो मल्हार में है ये मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर या केदारेश्वर महादेव मंदिर। अति प्राचीन मंदिर है। इन्होंने देखो कब बनवाया था? 1165 1168, मतलब 12वीं सदी में ये मंदिर बना है। और इसको लेकर एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है।
12वीं सदी। ये केंद्र संरक्षित इमारत की सूची में शामिल है, केंद्र संरक्षित में शामिल है। छत्तीसगढ़ में 47 ऐसे जगह हैं जिनको केंद्र संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल किया गया है और भारतीय पुरातत्व के विभाग के द्वारा उसको है ना संरक्षण दिया जा रहा है। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि केंद्र संरक्षित इमारतों की सूची में कौन कौन सा शामिल जगह है बताइए इनमें से, ऐसा करके। तो सुने रहना, पातालेश्वर, इसी का और क्या नाम है, केदारेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ है बोलने से, मल्हार, मल्हार बहुत ही फेमस जगह है मल्हार। सरबपुरी वंश में मल्हार जो है प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया प्रसन्नपुरी बहुत ही फेमस जगह था, उनकी राजधानी रही थी। तो जाजल देव के द्वारा बनाया गया पातालेश्वर महादेव मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बनाने में जो खास भूमिका निभाई थी उसमें एक इनका मंत्री था कह सकते हो इस क्षेत्र का, जिसका नाम था सोमराज। अब ये तो राजा है, राजा थोड़ी देखने जाएगा रोज कैसे बन रहा है, कभी कभार गया सीधा उद्घाटन करने गया होगा, है ना, पैसा इसका, उद्घाटन ये, लेकिन बनाने वाला कौन था जो सहयोग किया वहाँ पर रहकर लोकल। तो नाम लिख लेना सोमराज ब्राह्मण, लिखना सहायता या द्वारा सोमराज। कभी कभी इसे सवाल पूछा जाता है, सोमराज ब्राह्मण के सहयोग से। ये वहीं का निवासी था, गांव का नाम है कुमेटी गांव करके है। कुमेटी ग्राम का रहने वाला ये इंसान था, आदमी था, सोमराज ब्राह्मण। तो भाई अब जानते हो मंदिर में पूजा वूजा पुजारी का काम अक्सर ब्राह्मण ही तो करते हैं, है कि नहीं। तो ते ब्राह्मण हस्ते सब काम न जानते हस्ती ही है, बनवा ले अपन हिसाब से डिजाइन विजाइन, मैं पैसा मैं दे दूँ, ऐसे ऐसे बात रख दी। कौन, जाजल देव द्वितीय। तो याद रखेंगे सोमराज ब्राह्मण ने सहयोग किया था पातालेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण में। हो गया, ये हो गया मल्हार। अब आते हैं एक मंदिर इन्होंने और बनवाया जो काफ़ी फेमस रहा है, आज ही फेमस है, लिख लेंगे आप लोग, चंद्रचूड़ मंदिर। चंद्रचूड़, अगर मैं इसको चंद्रचूड़ मंदिर बोलूंगा तो आप लोगों को कौन सा भगवान दिखेगा ये बताओ, दिमाग लगाओ, अपना अपना दिमाग लगाओ, देखा सीखी नहीं करना है। चंद्रचूड़ मंदिर काकर हुई बताओ, किस हिसाब से बोले महादेव मंदिर बताओ, मतलब महादेव से क्यों जोड़े, उनके सिर में जटा में क्या रहता है, देखे हो नहीं देखे हो तुम, हाँ एक वहाँ, और जटा में झकाऊ निकला था पुरका पुरका था पानी, क्या रहता है वो, गंगा माता है कि नहीं। ध्यान है, तुम फोटो वोटो देखते ना अच्छे से देखा करो ना, आरती वारती जब करते हो, क्योंकि ये सब काम आएगा पीएससी में। अभी जानते हो अभी भादों में पूरा गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगा, तो गणेश तिहार कब से होता क्या हो, मतलब हर त्योहारों के दिन तिथि और थोड़ा सा देवी देवताओं के थोड़ा सा श्रृंगार विंगार को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो बनता है ना हिंदी का, वो बहुत काम आता है, उसे हिंदी सब्जेक्ट में बहुत काम आता है। चलो, तो चंद्रचूड़ कौन सा भगवान का मंदिर है, भोलेनाथ का, विष्णु भगवान नहीं बोलना है, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। ये मंदिर है सिवरी नारायण में, सिवरी नारायण। तो बिलासपुर के बाजू में जांजगीर चांपा जिला है, उसी जिले में आता है सिवरी नारायण, नदी के किनारे त्रिवेणी संगम पे चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। तो दो महादेव, ये भी महादेव है, ये भी महादेव है, एक है पातालेश्वर और दूसरा है चंद्रचूड़, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान रखना, ये महानदी, अब जानते हो सिवरी नारायण बोलने से आप लोग इतना कॉमन नॉलेज हो गया होगा कि ये 3 नदियों के संगम पे है, ठीक है। अब कई लोग को 3 नदी नहीं याद रहेगा, अब याद हो जाएगा, धीरे से पढ़ते रहोगे तो। मेन नदी याद रखना महानदी, मेन क्या याद रखोगे, महानदी। दूसरा याद कर लेना शिवनाथ नदी, 2 छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदियाँ, महानदी और शिवनाथ नदी। और शिवनाथ मतलब सिवरी नारायण, महानदी मतलब शिव जी, शिवनाथ मतलब भी शिव जी, तो शिव जी को समर्पित चंद्रचूड़ महादेव। तीसरा कोई नदी बता सकते हो, किसी को पता है, जोग नदी। तीसरा कौन सा है, जोग नदी। और 3 नदियों के संगम पर है सिवरी नारायण, जोग, शिवनाथ और महानदी, ठीक है। शिव जी है महानदी में, जोग ल धर लीस, है ना, चाप दिस नहीं बोलना है, भगवान ने थोड़ी चापी कैसे यार,
वो तो ऐसे भी देखे होगे भगवान शिव जी दुनिया भर के जीव जंतु को धारण किए रहते हैं, है कि नहीं? सांपे को दिन भर ऐसे रहते हैं, टाई बना के पहने रहते हैं, है कि नहीं? तो जोग शिव और महानदी सूर्य नारायण, तो यहाँ पर चंद्रचूड़ महादेव मंदिर है ना, इसको बनाने में भी एक खास व्यक्ति की भूमिका रही है जिनके सहयोग से बनाया गया है। याद रखने एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, नाम है उनका कल्हण देव। कल्हण देव, इसी को कुछ लोग इतिहास का लोग उल्हड़ देव या फिर अल्हड़ देव के नाम से जानते हैं। और ये जो है भाई था, किसका भाई था बोलने से, जाजल देव द्वितीय का भाई था। ऐसा समझ में? देखो यहाँ पर मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, जाजल देव का भाई और पुत्र कहें तो किसका पुत्र होगा ये, पृथ्वीदेव द्वितीय का पुत्र, ऐसे ही बोल सकते हो, पृथ्वीदेव द्वितीय का पुत्र। स्पष्ट है? तो कल्हण देव जो कि जाजल देव का भाई कह सकते हो या पृथ्वीदेव द्वितीय का बेटा था, इनके माध्यम से चंद्रचूड़ महादेव मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था। पर किसके शासनकाल में बोलने से, जाजल देव द्वितीय के शासनकाल में। तो जाजल द्वितीय के समय में 2 मंदिर याद रखना, बस 2 मंदिर, ठीक, 3 साल में 2 मंदिर और 1 युद्ध। ये इसका मैं टैग लाइन पकड़ा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जब भी रिवीजन मारोगे तो टैग लाइन में 2 मंदिर और 1 युद्ध। 2 मंदिर कौन सा दिमाग में आना चाहिए, पातालेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। चंद्रचूड़ को किसके माध्यम से बनाया गया, हाँ, अल्हड़ देव, कल्हड़ देव, उल्हड़ देव बोल देना है ना, हाँ, भाई था। और पहला मंदिर कौन सा है बनाया, हाँ, पातालेश्वर मंदिर किनके माध्यम से बनाया गया, सोमराज के माध्यम से। स्पष्ट है? चले अब बात करते हैं युद्ध को लेकर। कौन सा युद्ध था जो इनके शासनकाल में काफ़ी यादगार रहा? तो आप लोग लिख लेना, परिवार के ही भाई थे, पैतृक परिवार जानते हो, त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी के शासक, अब जानते हो त्रिपुरी इनका पैतृक खानदान है, त्रिपुरी कलचुरी, है कि नहीं? तो त्रिपुरी के शासक उस समय तत्कालीन शासक का नाम था जयसी। जयसी के साथ युद्ध, और इस युद्ध में आपको ध्यान रखना है जयसी को खदेड़ के भगा दिया, यानी कि रिजल्ट क्या रहा, परिणाम सफल या विजय। याद रखना, विजय कौन हुआ है भाई, जाजल देव द्वितीय। तो ध्यान रखना, त्रिपुरी के शासक जयसी के साथ युद्ध हुआ, या जयसी ने जो है आक्रमण कर दिया इनके शासनकाल में, और उस आक्रमण को जो है विफल किया कौन, जाजल देव द्वितीय। भाई भाई में या परिवार परिवार में ही क्या हो गया था, लड़ाई हो गया था। तो जाजल देव द्वितीय याद कर लो, 2 मंदिर और 1 लड़ाई, याद रहेगा। अब इस लड़ाई में याद रखना खास जो भूमिका, प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच, ठीक है, हीरो कौन बना, तो याद रखना अल्हड़ देव, अल्हड़ देव, याद रखना अल्हड़ देव खास। और कहा जाता है कि सहयोग करते करते, लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। आजकल की भाषा में शहीद बोलते हैं, है कि नहीं? लड़ते लड़ते मर गए मतलब शहीद। तो वीर गति मतलब समझते हैं ना, वीर गति मतलब युद्ध के मैदान में परलोक चले गए लड़ते लड़ते। तो इनके भाई अल्हड़ देव जो मंदिर बनाने में हेल्प किया था, जो इनका भाई था, उन्होंने सहयोग किया जयसी के लड़ाई में। याद रखना, ये बहुत खास है ना ये चीज़। तो इतना आपको याद रखना है जाजल देव द्वितीय। और फिर 1968 में इनकी अचानक आकस्मिक निधन हो गया। तो ये हो गया अपना जाजल देव द्वितीय। अब आते हैं आगे, कौन आएगा बताओ, जगदेव भूषण। कौन से नंबर का राजा होगा जी, 9वां।
जगदेव भूषण, इनका शासनकाल 1168 से लेकर, बताओ याद है किसी को, 1178, 10 साल, 10 साल या 10 वर्ष, जैसा भी तुमको अच्छा लगे। अब जगदेव भूषण को थोड़ा ध्यान रखो, ये कौन है? क्या ये जाजल देव द्वितीय का पुत्र है? क्या इसका पुत्र है? तो पुत्र नहीं, इसको भाई मानना है। ये कौन थे? भाई। अब देख रहे हो, अचानक कहना चाहिए 65 से 68 में शासन किया, 68 में निपट गया, तो आनंद फानन में भाई जो है संभालेगा। ध्यान रखना भाई, मान लो 65-68 में वो जवान भी रहा हुआ, शादी के तुरंत थोड़ी उसका बेटा बड़ा हो जाएगा। ये भी थोड़ा दिमाग लगाना, मान लो दिमाग में मान लो कन्फ्यूजन आएगा तो 3 साल में थोड़ी ना, कैसे जी? तो 3 साल में उसकी मृत्यु होने के बाद तुरंत उसका जो बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई था, ये ध्यान रखना, लिख लेना, जाजल देव द्वितीय का, सरल भाषा लिखना, ज्येष्ठ भ्राता मत लिखना, ठीक है? बड़ा भाई सर, हाँ शुद्ध हिंद हो जाए। देखो मैं क्या सरल करके बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो जब मेंस में जब लिखना रहता है ना, तो स्पेशल शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ता है। ज्येष्ठ भ्राता श्री जगदेव भूषण द्वारा, है ना। तो रिलेशन समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, जगदेव भूषण कहा जाता है कि ये उस समय जब इसकी मृत्यु हुई इसके भाई की, तब ये लड़ने गया था। कहाँ? उड़ीसा बॉर्डर में, ठीक है, लड़ने गया था। और उड़ीसा बॉर्डर में गंग वंश का राजा था, जिसका नाम था, आप लोग पढ़ोगे, गंग वंश का उस समय राजा था। नाम का तो उल्लेख नहीं है, देखना पड़ेगा, पर गंग वंश के राजा के साथ उसका लड़ाई चल रहा था, उनकी सेना के साथ लड़ाई चल रहा था। अब जानते हो पहले की बात ऐसा है कि पहले गाड़ी मोटर थोड़ी हुआ करता था, जो होता था घोड़ा गाड़ी या रथ वथ, हाथी वाथी होता था, है कि नहीं। अब ये देखो राजधानी कहाँ था? रतनपुर। अब कहाँ? उड़ीसा। रतनपुर से उड़ीसा जानते हो 300-400 किलोमीटर, है कि नहीं? 300-400 किलोमीटर। अब तुरंत ऐसा तो नहीं कि सट ले खत्म हो गया तुरंत फ़ोन लगा के बता जी, है ना, ऐसी से फलाना तो भाई है निपट गए। आजकल तो जानते हो हवा नहीं लगता, तुरंत पता चल जाता है कोई भी चीज़। और उस ज़माने में संदेश भेजना है, खुर्दुक 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 जा ले 200-300 किलोमीटर जाते टाइम लग गए, है कि नहीं। तो पहले बहुत ही अलग था कम्युनिकेशन, बहुत ही कहना चाहिए आज की जनरेशन में बहुत अलग ही थे, समझ में आया। तो थोड़ा उस जमाने के हिसाब से सोचना है तुमको। तो ये इनका भाई जो है लड़ने गया था कहाँ? उड़ीसा बॉर्डर में। और यहाँ उनका भाई अचानक आकस्मिक निधन हो गया 1168 में, जैसा भी है। तो बाद में उनको जब पता चला, फिर वहाँ की लड़ाई छोड़ के, बीच में लड़ाई छोड़ के वापस रिटर्न, 10 गात्र माना नहीं, है ना, भाई की काठी में जैसे भी। तो फिर वहाँ से लड़ाई को आधा अधूरा छोड़ के ये वापस आया, और उसके बाद फिर दुख हुआ कि भाई पड़ गया। तो फिर इन्होंने इनका फिर क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, और ये 10 साल तक शासन किए। आया समझ में कारण? अब 10 साल में ये क्या किए थोड़ा सा देखते हैं। जगदेव भूषण, चलिए इनके विवाह को पूछा गया है, तो विवाह को याद कर लेते हैं। जगदेव भूषण, इनकी पत्नी का नाम लिख लेना, सोमल्ला देवी। ऐसा लगता है उस समय सरनेम या तरीका वैसी था, सोमल्ला, नोनल्ला, छाल्ला, लाछल्ला, राजल्ला, है ना। एक ही परिवार शादी कर ऐसा लग रहा है ना। सोमल्ला देवी से विवाह हुआ जगदेव भूषण का। लिखेंगे, स्थिति का वर्णन करेंगे, क्या बोलेंगे, भाई जाजल देव द्वितीय के मृत्यु के समय जगदेव भूषण क्या कर रहे थे बोलने से, कलिंग क्षेत्र में या उत्कल क्षेत्र में या उड़ीसा क्षेत्र के गंगवंशीय राजा के साथ युद्ध कर रहे थे। उस दौरान
भाई की आकस्मिक मृत्यु की सूचना सुन के सूचना सुनकर बीच युद्ध से या युद्ध के मैदान छोड़ के या को छोड़कर रतनपुर वापस आ गए। ये बस इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना मेन। तो अचानक जो आपातकालीन स्थिति आ गया था, आपातकालीन स्थिति में जो है भाई ने संभाला। तो इसके बारे में टैग लाइन लिख रहा हूँ, आप लोग को अगर समझ में आए तो। आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी, जाना इमरजेंसी मतलब समझ जाओगे कीवर्ड दिमाग में। आपातकालीन स्थिति में क्या हो गया, इनके भाई का अचानक भयानक मृत्यु हो गया और ये वो बीच लड़ाई को छोड़ के वापस इनको आना पड़ा। इमरजेंसी थोड़ा बड़ा लिखो ना सर। अच्छा एक बार पढ़े तो अब लिखा गया तो उसको नहीं लिखूंगा फिर से। भाई जाजल देव द्वितीय के मृत्यु के समय जगदेव भूषण क्या कर रहे थे, कलिंग क्षेत्र के गंगवंशी राजा के साथ युद्ध कर रहे थे। अचानक उनको उस दौरान भाई की आकस्मिक मृत्यु, भाई कौन है भाई, हाँ जाजल देव, उसकी मृत्यु की सूचना सुनकर बीच युद्ध से छोड़कर कहाँ वापस आ गए, रतनपुर। तो इनके बारे में टैग लाइन क्या याद रहेगा, आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी हो गया बस। फिर 10 साल तक शांति से शासन को कंप्लीट किए। अब आते हैं अगला राजा, बताओ इसके बाद कौन आ गया, जगदेव भूषण के बाद रत्नदेव तृतीय। नंबर कौन सा होगा, 10वां। चलिए अब आते हैं रत्नदेव तृतीय। चलिए बताइए शासनकाल इनका कब से कब तक, 1178 से लेकर 1198 के साल हुई, 20 साल। एवरेज देखा जाए तो 15-20 साल कर ही रहे थे शासन। बस एक ठोक अपवाद है, आकस्मिक निधन होने के कारण जाजल देव द्वितीय का। ठीक है चलिए अब रत्नदेव तृतीय के बारे में हमको जानना है अच्छे से। तो रत्नदेव तृतीय ध्यान देंगे, इनके एक सेनापति थे जो इनका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है रत्नदेव तृतीय का सेनापति, सेनापति के साथ साथ ये इनका मित्र भी था, कह सकते हो फ्रेंड, फ्रेंड कम सेनापति। तो सेनापति के नाम आप लोग याद रखेंगे, रत्नदेव तृतीय का सेनापति गंगाधर राव, ये ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण समझिए, गंगाधर राव ब्राह्मण, ये सेनापति थे, याद कर लो अच्छे से, गंगाधर राव ब्राह्मण सेनापति। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ खास इनके शासनकाल के। मंदिर निर्माण, अब जान रहे हो इनका संगवारी कौन है भाई, गंगाधर राव ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग अक्सर धार्मिक कार्यों में ज़्यादा उनका रुझान होता है, देवी देवताओं में पूजा पाठ में ज़्यादा उनका रुझान होता है। तो इनका जो है संगति किसके साथ हो गया, गंगाधर राव ब्राह्मण। तो जो आदमी ब्राह्मण के साथ रहेगा वो क्या चीज़ सीखेगा, ज़्यादा धार्मिक कार्य वाले से ज़्यादा सीखेगा। तो उससे प्रभावित होकर रत्नदेव तृतीय मंदिर निर्माण के बारे में सोचेगा, तो इनके साथ रहकर मंदिर निर्माण करेगा। तो मंदिर आप लोग लिख लेना, 2 खास मंदिर है, 2 मंदिर, पहला और दूसरा। पहला मंदिर आप लोग लिख लेना लखनी देवी, लखनी देवी मंदिर, या फिर इसी को बोलते हैं एक वीरा
देवी मंदिर। चलिए अब यहाँ पर मुझे आप लोग अपना दिमाग लगाना, अपना कॉमन सेंस लगाना। लखनी देवी, एकवीरा देवी मतलब देवी है। अब तुम लोग अपना दिमाग लगाओ कि कौन सा देवी होगा, सरस्वती देवी होगा कि दुर्गा देवी होगा कि लक्ष्मी देवी होगा। तीन देवी है मेन, बाकी तो इनके कई रूप हैं जानते हो, मेन तो तीन ही है। कौन सा देवी बताओ, अपना दिमाग लगा बताना है। हाँ, रात बिकाल के अगर पूछ दिया जाए लक्ष्मी देवी कौन रही, कुबेरा देवी कौन रही थे, तुम्हारे दिमाग में ना खासकर दुर्गा देवी पार्वती ज़्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ, पर ये दुर्गा देवी नहीं है, ये है लक्ष्मी देवी। किसके है ना प्रतिमा है ये, किसको समर्पित प्रतिमा है ये, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी को क्या बोलने लगे गांव वाले लोग, लखनी। लखनी लक्ष्मी, बोलत बोलत क्या बोला आगे, लखनी। तो लक्ष्मी है, लखनी हो गए, याद रखना। तो लखनी देवी या एकवीरा देवी लक्ष्मी माता को समर्पित मंदिर है। समझ में आ गया इतना। अब ये मंदिर कहाँ है, तो आपको लेना है रतनपुर में। रतनपुर। महामाया मंदिर के बाद दूसरा सबसे फेमस मंदिर कौन सा है बोलने से, लखनी देवी या एकवीरा देवी। एकवीरा, जिसको बनाने वाला आदमी कौन है, रत्नदेव तृतीय। याद रहेगा। चलिए अब आते हैं दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा, लखनेश्वर मंदिर। लिखेंगे लखनेश्वर मंदिर में प्रांगण या सभा या मंडप का निर्माण। यार अब जानते हो लखनेश्वर मंदिर सुने हो, लखनेश्वर मंदिर कहाँ है, लखनेश्वर मंदिर। तो ध्यान रखेंगे लखनेश्वर मंदिर। लखनेश्वर मंदिर किसको संबंधित होगा, लखन को होगा कि राम को होगा, राम को समर्पित होगा कि लखन को समर्पित होगा बताओ, लक्ष्मण को समर्पित होगा। भगवान मतलब पूछ रहा हूं, इस मंदिर के अंदर कौन सा भगवान, राम जी होंगे कि लखन जी होंगे, दोनों नहीं है ना। हाँ, मारूंगा मुटका कहाँ से लक्ष्मण, है ना। भगवान भोलेनाथ, कौन सा यहाँ पर, शिव जी। राम और लखन के इष्ट देव कौन है, शिव जी हैं। कौन है, इष्ट देव। देखे हो तुम लोग रामायण देखे हो ना, जब भी कुछ मुसीबत आता, पूजा पाठ होता था तो वो शिवलिंग बना के, है ना, पूजा पाठ करके फिर शुरू करते थे, चाहे वो राम सेतु हो चाहे दुनिया भर के जो भी काम हो, है ना। तो ध्यान रखना लखनेश्वर मंदिर भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है भाई। और ये कहाँ बोलने से, खरौद। कहाँ है, खरौद। और खरौद कौन से जिला में पता है, जांजगीर चांपा, पामगढ़, नवागढ़, सूर्य नारायण उस क्षेत्र में है। तो खरौद में स्थित है। इसी को लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को, लाखा चौर। इसे क्या बोलते हैं, लाखा चौर मंदिर। तो लाखा चौर मंदिर का निर्माण नहीं करा है, लाखा चौर मंदिर पहले से बना हुआ है, पढ़ोगे, पांडुवंश शासक ईशान देव के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन मंदिर बहुत पुराना, 6वीं 7वीं सॉरी ये मान के चलो कि 8वीं 9वीं शताब्दी में बना रहा होगा। तो मंदिर अब कौन शताब्दी में बात आ गया, 12वीं शताब्दी, 500 साल हो गया था। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ कह सकते हो वहाँ पर मंडप जो है इन्होंने बनवाया। याद रहेगा। तो एक हिसाब से क्या कह सकते हो, जीर्णोद्धार। और जीर्णोद्धार के साथ साथ प्रांगण, बैठे बैठे बस मंदिर के सामने पूजा पाठ आरती वारती करना है तो थोड़ा बैठने के लिए मंडप बना दिए। ऐसे ही मंडप तो याद करो, और कौन बनवाया था मंडप बंकेश्वर मंदिर में, पृथ्वीदेव प्रथम बनवाया था कि नहीं बनवाया था, हाँ प्रांगण बनवाया था। और यहाँ पर लखनेश्वर मंदिर के सामने प्रांगण सभा और जीर्णोद्धार कौन करवा रहा है, रत्नदेव तृतीय। अब ये दोनों मंदिर में आपको ध्यान रखना, पहला लखनी देवी मंदिर जो रतनपुर में है, लखनेश्वर मंदिर कहाँ है, खरौद। छत्तीसगढ़ का शिवा काशी बोलते हैं, जानते ना, शिवा काशी खरौद। सबसे प्राचीन मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कौन सा बोलने से, लखनेश्वर मंदिर। कुलेश्वर को मत बोलना, क्योंकि राम जी जब उधर से आए तो पहला, तो वैसे बहुत सारे शिव जी हैं लेकिन इनको जो है मेन पहला सबसे प्राचीन मंदिर माना, इसलिए काशी है ये। छत्तीसगढ़ का काशी कौन सा बोलने से, खरौद। और काशी मतलब काशी विश्वनाथ दिखना चाहिए, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ में कौन दिखेगा, लखनेश्वर मंदिर दिखेगा। याद रहे, जिसको लाखा चौरी बोलते हैं, या लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोलते हैं इसी को,
लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोलते हैं। लक्ष्मण मतलब लखन भैया है, नहीं तो लक्ष्मण है, लखन है, लाखा चौर है, आपको ध्यान रखना है। लाखा चौर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जाते हैं तो हम लोग चौर चढ़ाते हैं। जैसे बाकी मंदिर में आप लोग नरियल चढ़ाते हो, चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो, यहाँ 1,00,000 चौर चढ़ाना है। 1,00,000 चौर मतलब कम से कम 1 काठा धान लेगो, सॉरी 1 काठा चावल लेगो। 1 काठा मतलब समझते हो ना, कम से कम 5-10 किलो। ठीक है, अब 5-10 किलो में 1,00,000 चावल का दाना होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा? गिनोगे? एक आध बार गिन के देखना। 5 किलो चावल को ले लेना और बैठ के इकट्ठा दाना गिनते रहना, 1,00,000 तो होबे करेगा। तो ये क्या है, लाखा चौर इसलिए बोलते हैं उसको लाखा चावल। चावल मतलब चावल, तो लाख चावल उन्होंने चढ़ाए लगते तब भगवान खुश हो जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो खरौद में स्थित है ये। तो दोनों मंदिर के निर्माण में सहयोग किसका रहा? दोस्त सेनापति गंगाधर राव। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों मंदिर में सहयोग किसका रहा है बोलने से? गंगाधर राव। अब एक क्यों ऐसा बनाया, इसके पीछे भी एक कारण है। अब थोड़ा सा जान लो कारण को, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किस लिए, थोड़ा सा जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रत्नदेव तृतीय के समय में भीषण अकाल पड़ा था। याद रखना, भीषण अकाल, इसको हिंदी में एक और भाषा से बोला जाता है दुर्भिक्ष स्थिति। दुर्भिक्ष स्थिति या भीषण अकाल। अब तुम लोग को अकाल वकाल से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, सुने भी नहीं होगे, जानते हो, सुने हो कभी अकाल शब्द? हाँ, तुम्हारे मन के परदादा के समय में ना अकाल पड़े। अब अकाल नहीं पड़ता, काबर कि अब जो है 1 रुपये किलो में चावल मिलता है। हाँ, पहले राशन दुकान या वो सोसाइटी नहीं हुआ करता था। ठीक है, हमारे यहाँ इतना अनाज उत्पन्न नहीं होता था, नहीं इतने बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो पूरा अनाज खराब हो जाता था या तो कम हो जाता था, टाइम पे नहीं होता था बारिश। तो पहले के ज़माने में अकाल पड़ते ही पड़ता था। तो उस समय इतना भीषण अकाल पड़ा, इतना भीषण अकाल पड़ा कि पूरे क्षेत्र में हाहाकार अशांति फैल गया। हाहाकार और अशांति फैल गया। अब राजा करे तो क्या करे, उसके पास भी पैसा कौड़ी है तो, लेकिन चावल नहीं, तो क्या मतलब, पैसा खा थोड़ी आदमी जिंदे रहेगा, कैसे जी? चावल खा के आदमी जिंदे रहते हैं, भात खा के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, भीषण अकाल पड़ा इनके शासन काल में। तो रत्नदेव तृतीय का जो टैग लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? अकाल। क्या रहेगा? अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अब इस भीषण अकाल में मेन जो हीरो की भूमिका निभाएगा वो रहेगा गंगाधर राव। हम लोग जब बचपन में देखते थे, एक सीरियल आता था शक्तिमान करके, मुकेश खन्ना का नाम था गंगाधर करके। तो मैं अपने समय में इसको ऐसी उसी से याद किया था। रत्नदेव तृतीय का सहयोग कौन किया था? गंगाधर राव, शक्तिमान बन के। ठीक है, तो शक्तिमान बन के सहयोग किया। अब भीषण अकाल पड़ गया, रत्नदेव तृतीय बोल रहा है कैसे संभालूं, क्या करूं? तो टेंशन झल ले, अकाल पड़े ना, माता लक्ष्मी मिलते हैं सुरताकर, उनका नाम से का बनाए झक मंदिर बना दे। अब भगवान भोलेनाथ ला याद कर। ठीक है, तो लक्ष्मी ने याद कर इसे दे, है ना? लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा देवी, इसी बोलते हैं ना अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी देवी बनाए कहाँ? रतनपुर में। और दूसरा भोलेनाथ ला प्रसन्न करिस, लाखा चौर, चौन ला खा के पेट भरी कि नहीं भरी? तो अकाल का संबंध लक्ष्मी और चौर, समझ में आ रहा है? तो पैसा कौड़ी चावर, तो दिमाग लगाया होगा कौन? गंगाधर राव। तो इसने कर, ये शर्तीय इलाज है, वो कहीं इलाज उन्हें, है ना? तो शर्तीय इलाज में एक लक्ष्मी माता का मंदिर बना दे और भोलेनाथ ला प्रसन्न कर। कौन सा भोलेनाथ ला? लाखा चौर वाले ला, तहन चौर और की कोई अंकाल नहीं पड़े। जैसे बने अगले दिन बारिश झमाझम, है ना, अकाल वकाल सब ठीक ठाक हो गए। ताने प्लेयर ऑफ द मैच कौन? गंगाधर राव। तो रत्नदेव तृतीय के बारे में आपको याद रखना है क्या हुआ। तो संक्षेप में इतना, भीषण अकाल, अकाल से निपटने के लिए 2 मंदिर का निर्माण हुआ, एक लक्ष्मी माता के रूप में, एक वीरा देवी का मंदिर, और दूसरा लाखा चौर मंदिर का जीर्णोद्धार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों मंदिर में सहयोग किनका रहा है अगर पूछा जाएगा तो? रत्नदेव तृतीय। चलिए अब आते हैं 11वां राजा। क्या है नाम बताओ 11वां राजा का?
प्रताप मल। शासनकाल 1198 से 1222, 1222। चलिए, प्रताप मल पुत्र है रत्नदेव तृतीय का, आपको याद रखना है। चलो, प्रतापमल, आप इनका शासनकाल देखो कितना साल लगभग दिख रहा है, 24 साल, है ना। प्रतापमल 24 साल इनका शासन दिख रहा है। चलो देखते हैं प्रतापमल के बारे में। पुत्र है 1198 1222। अब थोड़ा ध्यान देना, 1198, आप लोग जब इतिहास पढ़ोगे ना, भारत इतिहास, तो 1191 1192 एक समय है जिसमें तराइन का युद्ध हुआ था। भारत में बहुत ही फेमस युद्ध, तराइन का युद्ध। और तराइन का 2 युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन जगह का नाम है, मैदान का नाम है। यहां पर पृथ्वीराज चौहान, उस समय भारत के सबसे ताकतवर राजा कौन थे पूरे भारतवर्ष के उस समय, इस समय मतलब इस समय में पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनका उस समय बार बार लड़ाई या अटैक या परेशान कर रहे थे तुर्की से आए हुए, याद आ रहा है, मोहम्मद गजनवी की गौरी। अभी सीरियल भी आते रहते हो, जानते हो तुम लोग ना, गज गौरी तुर्की, याद ना। तो पहले महमूद गजनवी आया था, अटैक किया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, दोनों वहीं के थे कि तो उसके साथ वो भी थे एक खास उनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, सुने हो तुम लोग, जिनके नाम से दिल्ली विल्ली में कई जगह दरगाह वरगाह है। वो उनको मतलब वो करते थे, जैसे चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, थे कि नहीं थे, उनके सलाह मशुरा के साथ वो जैसे बोलते वैसे करते थे। ऐसे ही जो है सलाह मशुरा उस समय मोइनुद्दीन चिश्ती थे, है ना, एकदम मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी की मोहम्मद गौरी, ऑप्शन दो दिए रहते ना, गज है गौरी है, तो आपको बोलना है गौरी, क्या बोलोगे, गौरी। हालांकि गजनवी पहले आया था, इंडिया में अटैक किया था, लेकिन उसके बाद गौरी आया। तो यहाँ पर लिखना है मोहम्मद गौरी। नाम तो सुन के ऐसा लगता है कि कोई भारतीय नारी है ना। हाँ, अगर गौरी बोल देंगे तो वो मोहम्मद बोल दोगे तो हाँ मोहम्मद बोल दें, मतलब मुसलमान है, विदेशी है, कह सकते हो। तो उस समय तो इंडिया में केवल हिंदू लोग रहते थे, जानते हो, मुसलमान लोग थोड़ी रहते थे। तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुसलमान का आक्रमण हुआ, और इनका उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ के धन को लूट के ले जाना। अंग्रेज लोग जैसे किए थे, अंग्रेज लोग का भी क्या था टारगेट, यहाँ का पैसा कौड़ी को ले जाना और यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना, धर्मांतरण कराना, मूल उद्देश्य है, समझ में। दोनों लोग सफल रहे। तो चलो, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हो रहा है 1191 और 1192 के समय युद्ध हुआ है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो एक अजय राजा था, लेकिन ये हार गया, कारण देखे होगे, परिवार का आदमी ही धोखा दे दिया। कौन, इसका ससुर, कौन, ससुर। ससुर का नाम जानते हैं इसके, पृथ्वीराज चौहान के ससुर का नाम जयचंद, सुने हो, जयचंद। आप लोग पृथ्वीराज चौहान के मैडम के नाम जानते हो, संयोगिता, आकर ओकर अफेयर चला थी ना जी, है ना, हाँ, संयोगिता को, है ना। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में शादी हुआ था। शादी हुआ तो क्या संयोगिता को लेके गया था, मतलब अपहरण, समझा ना, थोड़ा सा मामला वो था, पिक्चर विचार भी बना दुनिया भर का। तो जयचंद की बेटी थी, नाम क्या था, संयोगिता। जयचंद थोड़ा सा सर्किट आदमी था, उसको जो है मोहम्मद गौरी अपने तरफ से सेट करके मिला लिया, तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारे बेटी का बदला, जो भी बदला है, ऐसा वैसा करके इसको गुमराह कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, और जयचंद गौरी का सहयोग किया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान हार गया। तुम लोग छावा मूवी देखे हो, लेटेस्ट नया बने हो, उसमें वो हारा कैसे, उसका साला ने ही धोखा दे दिया, नहीं तो छावा को मार सकते थे कोई, संभाजी को नहीं मार सकते थे,
तो हमारे इंडिया में जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं हारे हैं किसी कारण, घर वाले के कारण। ठीक है, घर वाले से आदमी जीतता भी है, घर वाले के सहयोग से आदमी सफल होता है, और वही घर वाला अगर सहयोग न दे तो आदमी हार भी जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ससुर इसका सहयोग है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि 1191-92 में जब युद्ध हो रहा था तुर्कियों का, तो स्थिति क्या है, 1198 आ गया। तो यहाँ पर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया, इंडिया जो है मुसलमानों के या कह सकते हो तुर्कियों के हाथ लग गया, और इंडिया में आ गया दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सब चला। भारत में पहली बार विदेशी सत्ता का क्या हो गया, है ना, कब्जा हो गया। तो इसे चलते जो है पूरे इंडिया में एक अलग ही माहौल छा गया, मातम छा गया। अब तो गए विदेशियों के हिसाब से चलने करके। तो इसी वजह से प्रतापमल का 1198-22 से लटपट चलेगा। उसके बाद फिर इधर 300 का क्या आ जाएगा, अंधकार युग आ जाएगा। अंधकार युग में पूरा भारत में जो है दिल्ली सल्तनत का काल रहेगा, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल लोग भी बाहर से आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज। मतलब ये मान के चलो कि 1200 से लेकर 1947 तक, 1200 से लेकर 1947 तक हम लोग किसी न किसी रूप में गुलाम रहकर ही शासन किए। हमारा शोषण हुआ। कितने साल शोषण हुआ है देख लो, 750 साल। और इतना में आदमी क्या हो जाएगा बताओ। और इससे पहले इंडिया का था सोने की चिड़िया। ठीक है, हर घर जो है सोने की थाली हुआ करता था। इतने अमीर थे हम लोग, हर घर के यहाँ सोने का थाली होता था, चांदी का दुनिया भर का होता। मतलब सोना चांदी इतना ज़्यादा हुआ करता था पहले इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा। सब रईस थे यहाँ, कोई गरीब नहीं था। मतलब उस समय का अमेरिका से भी बड़ा अमेरिका था इंडिया, पता है तुम लोग को, हकीकत है। अब 700 साल में इतना जानते हो, अंग्रेज लोग तो कई जहाज सोना लेके गए, कई जहाज ना। अब जहाज कितना बड़ा रहता है पता है तुम लोग को, छोटे मोटे रहते क्या, डोंगा। हाँ हाँ, इतना बड़ा रहता है जहाज कि आधा गांव आज हिस्सा टिस्सू रहता है जहाज। और उस जहाज भर भर के क्या ले गए हैं, सोना। कई जहाज, वैसने कई ठग जहाज ये मन है, मुगल मन है, ये मन है, सब ले गए। तो सोचो कितना रिस, कितना कंगाली आ गए उस चक्कर में, कितना अमीर रहा होगा हमारा भारत, है ना। तो ये सब हुआ है। तो खैर चलो, इतिहास है ये। फिर भी इंडिया भी अपने काम में बढ़ी रहना। अगर मान लो ये नहीं हुआ रहता तो आज इंडिया क्या रहता बताओ, सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया या प्लेटिनम की चिड़िया कहलाता है। कैसे जी, हाँ कल यादव। तो खैर गलती हमारे मन करी से, हम इस स्थिति में हम अपने ही कारण आए। क्योंकि हमारे जो राजा लोग हुए, हमारे जो परिवार वाले लोग हुए, वो लोग हुए कोढ़िया, आलसी, और प्लस गद्दार, विश्वासघात, ये सब हो गए। इस चक्कर में हमारे यहाँ विदेशी लोग अटैक कर पाए। अब जिसे मान लो ये गौरी की सहायता नहीं करती थी जयचंद है, तब होती से नहीं होती। तो युद्ध में इतिहास में देखोगे कि हमारे घर परिवार वाले ही क्या किए हैं, हमारा साथ नहीं दिए, आपसी ईर्ष्या राग देश के चलते, ऐसा है। चलिए, तो अब इमोशनल नहीं होना है, इधर पढ़ो, जो हो गया सो हो गया। अतीत को नहीं दोहरा सकते, दोहराना भी नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग प्रतापमल, 1198-1222। इनके शासनकाल में आपको लेना है कि इनके 2 सामंत थे, बहुत फेमस है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया सामंत को लेकर। क्योंकि इन्होंने उतना ज़्यादा काम नहीं किया जितना इनके सामंत किया। नाम था जसराज और यशोराज, जसराज एवं यशोराज। सामंत या मंत्री या सेनापति, जो शब्द आपको अच्छा लगे। जसराज और यशोराज। प्रश्न आता है कभी कभी, जसराज और यशोराज किसके सेनापति थे? तो आपको लेना है प्रतापमल। अब इनके समय का एक खास जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, इनके कार्यकाल के दौरान का 24 साल में क्या जाना गया, तो याद है इनके समय का मुद्रा जो है खास यादगार रहा। सिक्का इन्होंने जारी किया था, इन्होंने सिक्का जारी किया था अपने शासनकाल में। आप लोग याद रखना, वो सिक्का था, एक था गोल वाला सिक्का और एक 60 कोणीय सिक्का।
देखो इसमें 60 कोड दिख रहा है, ज़्यादा हो गया क्या जी? 8 कोड दिख गया। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 कोड दिखना है। तो मेरे को बनाना पड़ेगा ऐसा। अब दिख रहा है 6 कोड, 1 2 3 4 5 6, है ना। बेंजीन बन गया है केमिस्ट्री के हिसाब से, ये दे, है ना। तो एंजिन बेंजीन है ना, जो भी है। तो 60 कोड़ी सिक्का, याद ना, 60 कोड़ी सिक्का, गोल सिक्का के साथ साथ 60 कोड़ी सिक्का जारी किया, ये आपको याद रखना है। और ये जो सिक्का था इसमें खासकर निशान या चिन्ह बनाया गया था सिंह और कटार का। इसमें चित्र था जिसमें सिंह और कटार। कटार किसको बोलते हैं जी, एनी आइडिया? कटार किसको बोलते हैं? छुरी। कटार मतलब छुरी, तलवार नहीं बोलना है। हाँ, ये थोड़ा बड़े छुरी है, इसलिए बोलते हैं कलछुरी वंश। छुरी धरते थे, कटार धरते थे, तो ये आपको ध्यान है। तो सिंह और कटार आपको ध्यान रखना है। ये चित्र किसमें अंकित था? इस सिक्के में। और ये सिक्का सोने का नहीं था, ये सिक्का था तांबे का। ध्यान रखेंगे, ये सिक्का किसका था? तांबे का। तांबे का सिक्का जारी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे का षटकोणी सिक्का या गोल सिक्का कौन जारी किया था, जिसमें सिंह और कटार की आकृति थी, चित्र था, तो आपको क्या लेना है? प्रतापमल। प्रताप, प्रताप मतलब ये सिंह, सिंह है ना, और कटार, थोड़ा फीलिंग आना चाहिए नाम से। प्रताप बोलने से सिंह और कटार दिख रहा है। सिंह और कटार किस में दिख रहा है? चित्र में दिख रहा है। कौन से चित्र में? सिक्का, षटकोण सिक्का, ठीक है, 6 कोण वाला सिक्का। ये आपको ध्यान रखना। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? प्रतापमल। एग्जाम में ज़्यादातर ये सिक्का को पूछा है, ये षटकोणी सिक्का के बारे में, और इसके चित्र की पूछा है। और ये किसका बना है? तांबे का। बाकी सोने का सिक्का आप लोग बताया था कि कलचुरी वंश में सोने का सिक्का कौन जारी किया था? तो हैट्रिक बताया था। हैट्रिक याद है? हैट्रिक लगातार वो 3 राजा, जाजलदेव प्रथम जिन्होंने अधीनता को अस्वीकार किया, उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, और उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय। ये 3 राजा लोग कलचुरी वंश में सोने का सिक्का जारी किए थे, याद रहेगा। और तांबा का सिक्का, हाँ, वो लोग चांदी की सिक्का जारी किया था, ऐसा नहीं कि सोना का किया था, चांदी। औकात तो रहा होगा, है ना। जब सोना का सिक्का जारी कर सकते, चांदी की नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते। हाँ, तो सोना, चांदी, ये तांबा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का 11 राज्य खत्म हो गया है। अब जो है इसके बाद जो आएगा वो आएगा अंधकार युग। तो मैं बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अंधकार युग। कितने 100 सालों का? 300 वर्षों का। कारण आप लोग पता है, कारण लिख लेना। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे या पढ़ोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन पांचों वंश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत। कारण दिल्ली क्या था उस समय? इन पांचों वंशों का क्या था? राजधानी था, इसलिए नाम क्या दे दिए? दिल्ली सल्तनत। आए समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, इस वंश की समाप्ति के बाद क्या आ गया है? मुगल वंश। तो मुगल वंश,
तो कहा जाता है कि इससे भी खतरनाक इन लोग का काम रहता था। समझ, तो ये लोग लगभग लगभग 300 वर्षों तक इनका क्या रहा, भारत में शासन काल रहा। तब तक क्या रहा छत्तीसगढ़ में, अंधकार युग आया। समझ में, डर के मारे लोग छिप के राज किए। जानते हो 300 वर्षों में मैंने नाम लिखा था, इस 300 वर्षों में कितने राजा हो गए थे? 13 राजा, 13 शासक अंडरग्राउंड होकर शासन किए। 13 शासक, नाम भी लिखवाया था, देख लेना एक बार। चलिए, अब अंधकार युग हो गया समाप्त। 300 वर्षों के बाद आपको ध्यान रखना है, मुगल वंश आ गया। भारत में मुगल वंश बोलने से पहला राजा है कौन? बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर बीरबल मत बोल देना। हाँ, अकबर बाद बीरबल। सर बीरबल क्या था? उसका मंत्री था, सलाहकार था, है कि नहीं? सेनापति नहीं था, मंत्री था। हाँ, सेनापति मतलब लड़ने जाता है। चलो, तो अब आते हैं 11 राजा समाप्त हो गया, 12 राजा जो खुल के राज करेगा, नाम है उसका बहारेंद्र शाह। तो अंधकार युग के बाद पहला राजा कौन है बोलने से क्या बोलोगे? बहारेंद्र शाह। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसे 300 वर्षों तक अंधकार युग हुआ, तो इसमें कुछ खास घटना अगर पूछा जाए, सबसे खास घटना क्या हुआ, तो यहाँ पे याद रखना, कलचुरी वंश का हो गया क्या? विभाजन। कलचुरी वंश का बंटवारा कह लो या विभाजन। और किसके समय में ये विभाजन हुआ? तो आपको याद रखना है, वीर सिंह के समय। वीर सिंह और इनका एक भाई था देव सिंह। वीर सिंह जो है रतनपुर को संभाला और देव सिंह जो है रायपुर या खल्लारी जैसा भी है। तो रतनपुर की कलचुरी कहलाए और फिर रायपुर की कलचुरी कहलाए। इन दोनों के बाप का नाम था जगन्नाथ सिंह। तो जगन्नाथ सिंह के पुत्र वीर सिंह के शासनकाल में जो है बंटवारा हो गया कलचुरी वंश का इस बीच में, और दो अलग अलग क्षेत्रों में जो है कलचुरी वंश का राजधानी बन गया और दो राजवंश या दो शाखा बन गए। स्पष्ट है? इन 300 सालों के बीच का मेन घटना एक ठो याद रहेगा इतना। अब आते हैं बहारेंद्र शाह। इनका शासनकाल 1495 से 1544। रटना नहीं है इसको, 1495 से 1544। आप लोग 14-15 बोल दोगे तो भी चल जाएगा। देखो 1495 मतलब लगभग 1500 ही मान लो, 1500 से 1544 है कि नहीं? ऐसा ऐसे देखोगे तो मोटा ये 5 और ये इधर जो 44 और 5 49 50 लगभग लगभग बोलूँगा तो 50 वर्ष मायने रखते हैं जी। 50 वर्ष है ना? देखो 50 साल अभी तक तो ये लोग किए नहीं है नहीं। 50 साल के लिए एक ही राजा चला लिए 50 साल। अब देखो यहाँ पर बहारेंद्र शाह, सरनेम चेंज हो गया है, ठीक है? क्या है सरनेम? शाह। बहारेंद्र शाह, सरनेम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर फिर अब ध्यान रखना, राजधानी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं रिवर्स गियर ले रहा हूँ, रिवर्स गियर में लिख लेना। प्रतापमल जो है ये अंतिम कलचुरी शासक है जिसने कलचुरी संवत को चलाए रखा। उसके बाद कलचुरी संवत समाप्त। थोड़ा सा लिखे रहना इसको, कलचुरी संवत। कलचुरी संवत चालू कब हुआ था इंडिया में? 248-249 ईस्वी में। ध्यान रखना, कलचुरी संवत कब चालू हुआ बोलने से? 248-49। इसलिए अंतिम बार प्रयोग कलचुरी से मतलब कैलेंडर। जैसे आप लोग घर में कौन सा कैलेंडर रहता है? बाबूलाल चतुर्वेदी, है ना? ये क्या मैंने कौन सा कैलेंडर? इसे कलचुरी संवत आखिरी बार था उन्होंने फेंक दी। कौन बना के? वो दिल्ली सल्तनत वाला फेंक दिया। अब तुम्हारा कैलेंडर नहीं, हमारा कैलेंडर चलेगा।
है कि नहीं। अंतिम बार प्रयोग कलचुरी समाधि। चलिए, तो राजधानी परिवर्तन कहाँ हो गया, तो आप ध्यान रखेंगे इन्होंने राजधानी को चेंज कर दिया, रतनपुर से अब शिफ्ट करके बिलासपुर में रतनपुर है मैप में देखोगे तो, और बिलासपुर के बाजू में एक तो कोरबा जिला है और एक क्या है, जांजगीर चांपा जिला है। दो जिले हैं ना मैप में, बिलासपुर के बाजू में जी राइट में, मतलब उसके पूर्व साइड में। तो यहाँ पर कोरबा में एक जगह है कोसगई, क्या बोल रहे हैं, कोसगई, इसी को बोलते हैं वहाँ के लोग छुरी कोसगई। देख लो फिर छुरी आ गया, कल छुरी हाँ, कटार। तो छुरी कोसगई जिला वर्तमान में अगर देखो तो कौन से जिला में आता है, कोरबा, कोरबा क्षेत्र में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि उन दिनों रतनपुर में राजधानी था, उसमें सब था, तो अटैक हो गया, तो वहाँ भी लूट खसोट इतना ज़्यादा हो गया था, और गंगवंशी उड़ीसा के राजा लोग भी बदला ले लिए। बोलते हैं कि प्रताप मल्ल के समय भी जो है अचानक अटैक किए थे गंगवंशी शासक लोग, और ये लोग संभाल नहीं पाए अपने आप को, तो वो क्षेत्र क्या हो गया, अनकंट्रोल में हो गया। कुल मिलाकर वो क्षेत्र में कोई सिक्योरिटी नाम का चीज़ नहीं था। तो जो भी बचा कुचा राजकोष था, जो भी पैसा कौड़ी रहा होगा, जैसा भी है, वो सब चीज़ को जो है पकड़ के कहाँ चले गए लोग, घुस गए वो पहाड़ में, एकदम जंगल में, वीरान जगह में सेफ। हाँ हाँ, मंदिर बनाएंगे अभी पूजा पाठ के लिए, तो एकदम वीरान जगह में चले गए ताकि अब बच के रह सकर के, लुका छिपा के। तो बहारेंद्र शाह के समय में राजधानी परिवर्तन हो गया, रतनपुर से कोसगई, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है उन्होंने याद ना, कोसगई को राजधानी बनाया, और कोसगई में बनाया इन्होंने कोषागार। कोषागार, और कोषागार मतलब समझते हो, काला कहते कोषागार, हिंदी में बोलते हैं, सुने हो कोषालय। और अभी जानते हो गणेश पक्ष आने वाला है, गांव गाँव में गणेश समिति बनता है, और समिति में क्या रहता है, कोषाध्यक्ष सुने हो, जिगर काम कर थे चंदा मन को इकट्ठा करके रखना है नहीं, कोषाध्यक्ष। तो कोषालय कोषागार मतलब यहाँ पे पैसा कौड़ी क्या रहेगा, जमा रहेगा। तो वहाँ से पैसा लाए हैं ना रतनपुर का जो भी है राजधानी का, तो उसको रखने के लिए क्या बनाया उन्होंने, कोषागार। तो कोषागार की स्थापना किसने किया, छुरी कोसगई में करके, तो ये प्रश्न आता है बार बार। और शांति और संपन्नता और धर्म में है ना बरकत बने रहे करके, शांति के लिए यहाँ पर माता का मंदिर, नाम लेंगे कोसगई माता का मंदिर का निर्माण। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, कोसगई माता के मंदिर का निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर एक तालाब भी बनवाया, तालाब तो वहाँ नहीं, बाहर रतनपुर में इनके नाम से एक तालाब भी बोलते हैं, बहरैया तालाब। और इन्होंने करवाया जीर्णोद्धार, लिख लेना, अभी तक सवाल पूछा नहीं कि मैं भी आस्क, रतनपुर के महामाया मंदिर का क्या करवाया इन्होंने, जीर्णोद्धार। तो बहारेंद्र शाह के बारे में आप लोग याद रखना, राजधानी परिवर्तन सबसे मेन है, फिर वहाँ रहकर उन्होंने कोषागार और इसके बाद कोसगई माता का मंदिर और एक जीर्णोद्धार का कार्य किया रतनपुर के महामाया मंदिर का। और अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लेना, कोसगई किला भी बनवाया, कोसगई किला अपने रहने के लिए, वो पहाड़ में, अब जानते हो कोसगई, छुरी कोसगई पहाड़ी इलाका है, कोरबा जो है, तो इस पहाड़ के बीच में ऊपर में रहते थे, तो वहाँ पर चारों तरफ से सॉरी किला, ये अपना किला, कोसगई किला का निर्माण कौन करवाया, बहारेंद्र शाह। बाहर से कोई अटैक मत करे कहीं के, पूरा चारों तरफ बाउंड्री वाल, कोसगई किला। तो कोसगई किला, कोषागार, कोसगई माता का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। बन पाएगा इतना दिमाग में। चलिए, इसके बाद बहारेंद्र शाह के बाद अगला राजा कौन आएगा, लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह, हाँ, कल्याण। तेरहवा राजा, इनका शासनकाल आप लोग लिख लेना, 1544 से
1581। लगभग कितना साल हो गया ये, 30, 31 और 6, 37। हालांकि ये सब तुमसे नहीं पूछा जाएगा ना कभी पीएससी में। 1544 से 1581। अब आप लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इसको शताब्दी कौन सा बोलूँगा मैं, 16वीं सदी। 16वीं सदी में आप लोग देखोगे कि भारत में मुगलों का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। और आप लोग एक सन याद करोगे, 1565-66 या 1665-66 है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। अकबर का मतलब राज्यभिषेक, ठीक है, एक बार देख लूँगा मैं भी। अकबर का राज्यभिषेक हो जाता है, मतलब यहाँ पर जमाना आ जाएगा किसका, अकबर और उसका बेटा फिर बाद में जहांगीर। इनके पूर्वज कौन है अकबर के, बाबर और हुमायूं। तो बाबर और हुमायूं का तो जानते हो, इनके पहले उन लोग राजा बन के बादशाह बन के ये लोग बादशाह बनेंगे। इससे पहले सुल्तान थे। दिल्ली सल्तनत में लोग अपने आप को क्या बोलते थे, सुल्तान, और ये लोग क्या बोलते थे अपने आप को, बादशाह। बादशाह हो, बादशाह एल। और हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, राजा, महाराजा, है कि नहीं। तो कल्याण सहाय के बारे में आपको ध्यान रखना है, शासनकाल। चलिए तो पढ़ें इसके बारे में, कल्याण सहाय के बारे में। चलो कल्याण सहाय के बारे में लिखना है आप लोग को, प्रमुख घटना लिखना है। प्रमुख घटना क्या है भाई, प्रमुख घटना तो याद रखना, मंडला के सामंत या राजा कह सकते हो के साथ राजस्व या कह सकते हो भूमि विवाद में आरोपी सिद्ध हुए। इस घटना में ये राजा थे, राज कर रहे थे 1544-1581 के बीच में। पर इसी समय इसका जो है पड़ोसी क्षेत्र एमपी में है, मंडला सुने हो ना, मध्य प्रदेश में मंडला जिले सुने हो, मंडला, मरकंटक, शहडोल, डिंडौरी। तो मंडला को समय का राजा जो भी रहा होगा उसके साथ जो है इनका क्या हो गया, विवाद हो गया, भूमि राजस्व विवाद। तो वो जो मंडला का राजा था वो कंप्लेन एफआईआर दर्ज कहाँ करवाया, सीधा मुगल दरबार में, मुगल बादशाह के यहाँ जाके कि बादशाह है ना, मैं रहता हूँ और मेरे साथ जो है मेरे इलाके को जो है शोषण कर रहा है, या क्षेत्र को, ज़मीन को वो कर लिया, कब्जा कर लिया, इसे कि दुनिया भर बोल के राजा के सामने, मुगल बादशाह के सामने बात रख दिया। अकबर के समय की बात है ये, कोई बोलता है अकबर के समय की बात है, कोई बोलता है जहांगीर समय। तो उस कह सकते हो घटना में कल्याण सहाय क्या हो गए, दोषी सिद्ध हो गए, दोषी प्रूफ हो गए। तो फिर दोषी हो गए तो क्या मिलेगा उनको, सजा मिलेगा। तो आरोपी इनका सिद्ध हो गया, ये आरोपी सिद्ध हुए कह सकते हो, तो यहाँ पर इनको सजा मिली। आरोपी सिद्ध हुए तो सजा मिली। तो इनको फिर कैद कर जो है मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहना पड़ा। समझिएगा, एफआईआर दर्ज कराया था कौन, ये ध्यान रखना आप लोग को। आरोपी सिद्ध हो गए, सज़ा मिली, कैद कर लिया गया, ठीक है। कैद करके मुगल दरबार में उनको 8 वर्षों तक रहना पड़ा। अब ये जेल के भीतर, ऐसे कटघरे के भीतर नहीं थे, उस दरबार में रहे। और बाबू उसको क्या हुआ कि बोले कि तुम गलत काम किए हो, तुम लीगली काम नहीं किए हो, इलीगल तरीके से उससे जो ज़मीन को हड़प लिए हो। तो बोले तेरे को ना सिखाना पड़ेगा। अकबर बोला, बीरबल बोला, ये कहना चाहिए जहांगीर बोला कि तेरे को ना राजस्व का पूरा सिस्टम, तेरे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो चल तू यहाँ 8 साल रह और थोड़ा ट्रेनिंग ले, सीख क्या होता है राजस्व करना, ना पटवारी वाला काम करते हैं, है कि नक्शा खसरा बनाया सीख करके। तो इसको जो है 8 साल तक पूरा राजस्व के बारे में क्या है पूरा सिखाया पढ़ाया गया, किनको, कल्याण सहाय को। और ये 8 साल जो है
यहाँ रहकर इतना अच्छे से सीखा, इतना अच्छे से सीखा पटवारी का काम या पटवारी ट्रेनिंग, कि यहाँ जब वो आया तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से जो है भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया। और उन्होंने फिर यहाँ रहकर 18 गढ़ों को, जानते हो ना, छत्तीसगढ़ था, 18 गढ़, सबका मैपिंग तैयार किया कि कई गढ़ जो है कतना कतना इलाका में कार्य ही इसी के। कौन है? कल्याण साहब। हाँ, तो भले सजा इनको मिला, लेकिन उस सजा का उन्होंने क्या किया? फ़ायदा उठाया। जिसे जानते हो कई लोग जेल हो जाते हैं तो जेल में जाके चक्की पीसते हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो? लेकिन जेल के अंदर जानते हो वहाँ पर कई टाइप के ट्रेनिंग दिया जाता है। कई लोग कपड़ा सिलना सीखते हैं वहाँ पे, सुने हो? कई लोग नेवार गाँथते हैं नेवार जानते हो? नेवार पहले खटिया रहा था, ऐसे नेवार सुने हो कि नहीं? नेवार अब तो पलंग का जमाना है कि जी, पहले जानते हो नेवार वो सफ़ेद पट्टी से, सफ़ेद कपड़ा कैसे रहता था ना। हाँ, तो इधर बस्तर में हम लोग थे, तो उधर जगदलपुर में जेल था, तो वहाँ के कैदी लोग क्या है, वही नेवार गाते थे ठीक है, कैदी लोग। और वो बिकता था मार्केट में, सफ़ेद वाला नेवार, जिसको दिवाली तिहार में कचौना बांध के धोते थे, सुखोते थे। हाँ हाँ, याद है कुछ? हाँ, तो वो सब नेवार वेवार गाथे काम को बनाए को काम जेलर लोग करते थे। मतलब नाना प्रकार काम सिखाया ताकि कल के दिन में जब जेल से बाहर निकले तो कुछ तो काम करके अपना वो करे करके, ऐसे चलता था। तो ये क्या सीखे? पटवारी वाला काम। तो कल पटवारी वाला काम को अच्छे से पढ़ेंगे, चल जाएगा। चलिए, तो आज केवल इतना ही। अंधकार समाप्त हो गया है। कल्याण साय कल मतलब ये खत्म हो जाएगा, रतनपुर का कलचुरी समाप्त हो जाएगा कल की क्लास में।